आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। अब चलिए अपन जो है तो चैप्टर नंबर जो है तो 2 पढ़ रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था। अब चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। अपन जो है तो कोलाइड तक पढ़ लिए थे, अब उसके आगे कोलाइड पढ़ लिए थे, टिंडल प्रभाव पढ़ लिए थे। ये देखिए यहाँ क्या अपने को कोलाइड के समान एग्जाम्पल उदाहरण जो है तो देखना था। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 5 से। आपको फर्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रक्षिप्त प्रावस्था दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया है, प्रक्षेपण माध्यम दिया है कि किस माध्यम में प्रकार, किस प्रकार के जो है तो ये कोलाइड बनते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल क्या है आपके। तो देखिए अपने पास 3 चीज़ें हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ठोस, द्रव, गैस है। बस इन्हीं से मिलकर के जो है तो क्या बनेगा। देखिए कभी द्रव गैस से मिलेगा तो कभी ठोस से मिलेगा तो कभी आपके लिक्विड से मिलेगा। इस प्रकार से क्या बनते हैं और इनके क्या एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, द्रव गैस से मिलकर क्या बनाता है, एरोसोल बनाता है। एरोसोल जब आपसे द्रव गैस में मिलेगा तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इस एरोसोल का कोहरा, बादल, कुहासा हो गया इसका। फिर सेकंड क्या, ठोस जब गैस से मिलेगा तो क्या होगा, एरोसोल बनेगा, लेकिन धुआं, स्वचालित वाहन का निथार यानी एग्जॉस्ट। फिर इसके बाद क्या है, गैस और द्रव मिलेगा, जब गैस द्रव के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फोम बनेगा। फोम में क्या आपका आता है, शेविंग क्रीम आती है। द्रव और लिक्विड मिलेगा तो क्या होगा, इमल्सन बनेगा। इमल्सन में क्या है आपका, दूध है, फेस क्रीम है। ठोस और द्रव मिलके क्या बनाते हैं, सोल बनाते हैं। सोल में क्या है, मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़ है। गैस और ठोस मिलकर क्या बनाते हैं, फोम बनाते हैं। फोम में क्या है, फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस। देखिए अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब गैस और द्रव मिलते हैं, गैस के साथ में जब द्रव मिलेगा तो क्या बनता है, शेविंग क्रीम बनती है। अब यहाँ पर देखिए गैस के साथ में जब ठोस मिलता है तब क्या बनता है, फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस बनता है। फिर द्रव ठोस के साथ मिलकर क्या बनता है, जेल बनाता है, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस के साथ मिलकर क्या बनाता है, ठोस सोल बनाता है, रंगीन, रत्न, पत्थर, दुधिया, कांच। इस चीज़ को आपको एक पेज में नोट कर लेना है, 2 से 3 बार 4 बार इसे देखना है, जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए देखिए कोलाइड के गुणधर्म देखते हैं क्या है। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कोलाइड के जो कण हैं, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा। फिर कोलाइड विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम में बनाता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था या निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम या डिस्पर्सिंग कहते हैं, मीडियम कहते हैं। कोलाइड को प्रक्षेपण माध्यम यानी माध्यम क्या होते हैं आपका, ये है ठोस है, द्रव या गैस है की अवस्था को क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो अपन ये देख लिए हैं। कहाँ चला गया, ये सारणी दी हुई है। अब इधर देखिए क्या 2.3 में क्या, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इनमें जो है तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन इस क्या होता है, ये देखिए। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक तथा क्वथनांक इत्यादि को क्या बोलते हैं, भौतिक गुण कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भौतिक गुण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आपका रंग हो गया, कलर हो गया, कठोरता हो गया, रिग्रेटिविटी हो गई, दृढ़ता हो गया, उसका बहाव हो गया, उसमें कितनी फ्लुएंसी पाई जाती है, घनत्व हो गया, द्रवणांक हो गया, क्वथनांक हो गया। ये सब क्या है, भौतिक गुण हैं। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं।
जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें क्या है, कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा, और भौतिक परिवर्तन में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। जो जैसा पदार्थ रहता है वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे दूध से दही का बनना क्या है आपका रासायनिक गुणधर्म, लेकिन किसी पेपर को फाड़ देना कई टुकड़ों में वो क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी कहा जाता है, प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। अब देखिए क्या, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मोमबत्ती का पिघलना है वो क्या है आपको भौतिक परिवर्तन है, जो जलना है वो क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। 2.4 जो है, पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब तत्व क्या होते हैं, देखिए 2.4.1 में रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लावाइजिए ने सन 1734 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। किसने? ये एंटोनी लॉरेंट लावाइजिए ने। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा क्या है, तत्व वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व में सामान्यतः कितने प्रकार से, धातु, अधातु, उपधातु, यानी 3 वर्गों में इसे विभाजित किया जाता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। अब क्या है, ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। किनको? धातुएं को। ये आघात वर्ध होती है, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, जैसे जो घंटी है उसमें किसे टन से आवाज़ आती है, प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। ये सब क्या है, मेटल हैं आपके। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। इसे नोट कर लीजिएगा कि कौन सी ऐसी धातु है जो है तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो आपका पारा है यानी मरकरी है। और कौन सी ऐसे अधातु है, तो जब अधातु पूछेगा तो उसमें ब्रोमीन है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए अधातुओं के क्या गुणधर्म है। ये विभिन्न रंगों की होती हैं अधातुएं जो है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। कौन? अधातुएं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्ध नहीं होती हैं। मतलब ये चमकीली भी नहीं होती है, प्रतिध्वनिपूर्ण, इसमें सोने रस का गुण नहीं पाया जाता है। ये जो है तो आघात वर्ध, मतलब इसको पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता। किसको? जो आपके अधातुएं हैं। अधातुएं को एग्जाम्पल क्या है आपको, देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड या उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम इत्यादि, ये सब क्या है आपका मेटलॉइड है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व सॉलिड ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। तत्व पारा क्या है आपका, धातु है, और ब्रोमीन क्या है, अधातु है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेती हैं। गैलियम और सीजियम ये जो है तो इस तरह की धातु है कि इसे हाथ में जैसे ही पकड़ेंगे क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। अब देखिए आगे क्या है।
अब यौगिक है, कंपाउंड है। 2.4.2 यौगिक क्या है, कंपाउंड किसे कहते हैं। देखिए, एक यौगिक वह पदार्थ जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, आपका यौगिक कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व लेकिन किसने नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आपको यौगिक बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये यौगिक पाते हैं, कंपाउंड पाते हैं। क्रियाकलाप 2.4 में देखिए, कक्षा को दो समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। एक चीनी मिट्टी की प्याली लेना है और उसमें लोहे का चूर्ण और प्लस क्या डालना, सल्फर डालना। समूह फर्स्ट लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाइए, फर्स्ट ग्रुप जो रहेगा। सेकंड ग्रुप क्या है आपका, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा करें। पहले को पीसकर मिलाना है, दूसरे को क्या करना है, गर्म करना है। समूह फर्स्ट और सेकंड प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं और जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है, तो नहीं होगी। क्योंकि उसके जो चुंबकत्व के गुण होते हैं नष्ट हो जाते हैं। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें कि इनमें कोई चेंजेस हुआ है इसके कलर में कि नहीं हुआ है। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। सॉरी बच्चों, प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है, मतलब वहाँ पर टीचर आपके प्रेजेंट होने चाहिए जब आपको ये प्रोसेस करना है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के अलग अलग दोहराएं। अवलोकन को नोट करें। इसमें से के साथ जो है तो अवलोकन करना है, देखना है, इस ऑब्जर्व करना कि इसमें क्या प्रभाव पड़ता है और क्या इसके चुंबकीय गुण रह जाते हैं कि नहीं होते हैं। क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है। किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है। क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं। क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है। क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है। समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की है, रंगहीन है, गंधहीन है, ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है तो उसका किस प्रकार की गंध होती है, सड़े हुए अंडे जैसी होती है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह फर्स्ट की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह सेकंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में कौन सी क्रिया हुई, रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड का गुण किस प्रकार से आ रहा है, सड़े अंडे की तरह गंध आ रही है, यानी उसमें केमिकल चेंजेस हो गया। अब देखिए क्या है, समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर हैं। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया 2.2 में आपका सारणी 2.2 में मिश्रण तथा यौगिक में अंतर देखिए दिया हुआ है ना। लेकिन बेटा एक बात है, आप लोगों को थ्योरी इसका ज़रूर पढ़ना। जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर जो है तो आसानी से बनेगा। इसलिए स्किप नहीं करना कि जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो बोरियत हमें लगी नहीं, बस हम आज इतने पढ़ें। पूरा चैप्टर कंप्लीट करना, उसके बाद जो है तो आपको क्वेश्चन आंसर करना है, जिससे आपको जो है तो ईजी तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है। तत्व या यौगिक, फर्स्ट पॉइंट इसका मिश्रण का देखिए। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं कंपाउंड में। फिर मिश्रण में देखिए, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिक में एक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए
अब दूध से दही बन चुका है, तो क्या दही को दूध बना देंगे? नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्या है वो स्थायी हो गया है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। मिश्रण और यौगिक में नए नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण में घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। आपके यौगिक या कंपाउंड में घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक में पाया कि जिसका गुण मिले हुए तत्व से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, इसमें पदार्थ है, ठोस है, द्रव है और गैस है। शुद्ध पदार्थ में क्या आते हैं आपके तत्व और यौगिक आते हैं। मिश्रण में क्या है आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण है। तत्व क्या है, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं। यौगिक के तत्व के उदाहरण क्या है, जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा इत्यादि, यानी जो धातुएं हैं वे क्या है आपके तत्व हैं। यौगिक में देखिए क्या है, नियत संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, यौगिक में जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि हैं। फिर समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। देखिए मिश्रण में समान संगठन होते हैं। समांगी मिश्रण में इसके एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण के जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर जल तथा एल्कोहल आदि हैं। विषमांगी में असमान संगठन है, उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। ये सब क्या है आपका विषमांगी मिश्रण है। आपने क्या सीखा, जो हमने पढ़ा है इससे क्या सार निकलता है, इसे देख लेते हैं। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व तथा अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होता है। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें यह पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुण को दर्शाते हैं। तो देखो बेटा, आपका ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन है। अब ये जब सभी क्वेश्चन इनको कंप्लीट करा दूंगी जो आपको 2 है का है, फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको बायो पढ़ना है कि आपको फिजिक्स पढ़ना है, आप ये हमें बताइए, कमेंट जरूर करिए। और आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए बेटा, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें जो है तो पढ़ाने में बड़ी खुशी होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।